अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। एज यू नो कि हमने वीक वाइज प्रेगनेंसी डिस्क्राइब करने का सिलसिला स्टार्ट किया है और आज जो वीडियो है ये भी उसी सिलसिले में से एक वीडियो है। अब तक हमारी अपलोड की हुई वीडियोस को आपने बहुत पसंद किया और इससे आई होप कि आपको कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा। मेरी कोशिश है कि आज की वीडियो से भी आपको फ़ायदा ही हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट 37th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी हमल के 37वें हफ्ते से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात। इसमें हम आपको इस वीक में होने वाले चेंजेस से आगाह करेंगे और स्टार्ट करेंगे फीलिंग्स के साथ, यानी कि इस वीक में एक हामला औरत क्या क्या चीज़ें महसूस करती है। कुछ चीज़ें तो परसिस्टेंट आ रही हैं पूरी प्रेगनेंसी में, जैसे कि हार्ट बर्न या इंडाइजेशन। ये हर किसी को नहीं पेश आती, लेकिन मोस्ट ऑफ द फीमेल्स ये बेयर करती हैं और उनको सीने में जलन होती है। इसके लिए मैंने प्रेगनेंसी के लिए टिप्स के नाम से एक वीडियो अपलोड की है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने सोल्यूशन बताया है। पेल्विक पेन यानी कि कूल्हों में दर्द, तो इस वीक में आपकी पेल्विक पेन होगी क्योंकि आपके पेल्विक रीजन के ऊपर वज़न होगा और इसलिए आपको ये फीलिंग आएगी। इसके अलावा बैक एक यानी कि कमर दर्द, तो कमर दर्द भी ऑब्वियसली इस वीक में होगी क्योंकि आपके जिस्म में वज़न ज़्यादा हो गया है और आपकी यूट्रस बाहर को प्रोट्रूड कर चुकी है, जिसकी वजह से आपकी कमर में पेन होगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अगर आपका बेबी नीचे फिट हो चुका है तो आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में यूरिन आएगा, तो ये एक सिम्टम भी है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्क हो तो इसका मतलब है कि आपका बेबी गुल्हों में फिक्स हो चुका है। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस ये इस वीक में बहुत ज़्यादा होंगी और पहले से ज़्यादा ज़ोरदार होंगी। इसके बारे में आपको मैं डिफरेंट वीडियोस में बताती आई हूँ, इसलिए आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम यानी कि टांगों में क्रैम्प्स या खिंचाव, तो ये इसके लिए मैं आपको मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस बता चुकी हूँ और बता चुकी हूँ कि ये भी एक प्रेगनेंसी का साइड इफ़ेक्ट है। स्वेलिंग, इस वीक में भी आपकी टांगों में, पाँवों में, एंकल्स में मुख्तलिफ जगहों पे स्वेलिंग होगी और इसकी रीज़न यही है कि लोअर पार्ट में आपके ब्लड की सप्लाई डिफ़िकल्ट होती है और वाटर रिटेंशन होती है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। इची बेली यानी कि आपकी पेट के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे और आपको पेन हो सकती है और ये भी एक कॉमन सिम्टम है। एनलार्ज्ड ब्रेस्ट यानी कि छाती का बड़ा हो जाना, तो इस वीक में चूँकि अब आप डिलीवरी के करीब हैं तो दूध बन रहा है, इसके लिए आपकी डिफरेंट वेसल्स खुल रही होती हैं और कोलेस्ट्रम बन रहा होता है, जिसकी वजह से आपका साइज़ बढ़ जाता है। इस वीक में आप बच्चे की मूवमेंट में चेंज महसूस करेंगे कि वो रोल्स एंड विगल्स करता है, यानी कि लुढ़कता है या हल्का फुल्का हिलता है और मोस्ट ऑफ द टाइम अब वो सोया रहेगा, लेकिन आपने इसको मॉनिटर करना है। अगर आपको लगे कि मूवमेंट कम हो गई है तो आपने इसको फ़ौरन अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो इस वीक में आमतौर पर जब बच्चा नीचे फिक्स हो जाता है, औरत का पेट ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से अक्सर फीमेल्स कहती हैं कि पेट उतर गया है। ये एक कॉमन सिम्टम है कि आपका बेबी नीचे फिट हो गया है, लेकिन अगर दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी हो तो ये सिम्टम नहीं दिख। एंगेज्ड पोजीशन, इस पोजीशन में जब बच्चा अपना हेड गुल्हों के दरमियान में फंसा लेता है, इस पोजीशन को कहते हैं एंगेज्ड पोजीशन और ये बेबी के लिए अच्छी होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसके अलावा जो आप इस वीक में महसूस करने वाली हैं वो चीज़ है वेरिकोस वेन्स। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ब्लड के प्रेशर की वजह से कुछ वेन्स टांगों और बाजू में भी फूल सकती हैं और कई दफ़ा जिस तरह सिट्टे के दाने होते हैं इस तरह की लुक भी ले लेती हैं, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, ये भी एक टेम्परेरी चेंज है। प्रेगनेंसी ब्रेन यानी कि हामला दिमाग, इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। आपके दिमाग में लेबर को लेके खौफ होता है, प्रेगनेंसी को लेके डाउट होता है, तो इस तरह आप कई चीज़ें रख के भूल सकते हैं। इसको कहते हैं प्रेगनेंसी का दिमाग। इसके लिए आपने एम्बैरस नहीं होना। और इसके अलावा अगर आपको अर्क हो कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को नीट करें, घर की सफाई सुथराई करें, चीज़ों को समेटें, तो ये भी एक प्रेगनेंसी का फैक्टर है और मोस्ट ऑफ द फीमेल ये बताती हैं कि उनका दिल करता है कि चीज़ों की सफाई सुथराई करें, उस अपने अंदर वो एक एनर्जी महसूस करती हैं, तो ये भी इस वीक से रिलेटेड एक सिम्टम है। पाइल्स यानी कि बवासीर, तो इस स्टेज में आपको बवासीर भी हो सकती है। सोने में दुश्वारी,
क्योंकि आपके पेट पे वज़न ज़्यादा है, आपके पार्ट्स दबे हुए हैं और स्वेलिंग है, जिसकी वजह से आपको सोने में दुश्वारी होगी। ऐसी सूरत हाल में आपने कोशिश करनी है कि अपनी राइट करवट की तरफ सोएं, क्योंकि देखा गया है कि अगर आप सीधे लेट कर सोएं यानी कि कमर के बल सोएं तो आपकी प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टीज आती हैं और ज़्यादातर प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमेशा राइट बाजू की तरफ सोने की आदत डालें, और ये सुन्नत भी है। एब्डोमिनल प्रेशर, चूँकि कूल्हों में बच्चे का प्रेशर बन जाता है, इस वजह से आपको पूरे पेट में एक खिंचाव और प्रेशर की फीलिंग होगी। हल्का फुल्का डायरिया भी आपको इस सिचुएशन में रहेगा, क्योंकि दो सूरतें होती हैं, या तो आपको कॉन्स्टिपेशन आप बेयर करते हैं या आपको डायरिया हो जाता है, तो आपको दोनों में से कोई ना कोई चीज़ तो बेयर करनी पड़ेगी। नौजिया आपको थोड़ा बहुत फील हो सकता है इस वीक में, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो और आपको बहुत स्वेर किस्म की वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए तो ये लेबर की निशानियों में से एक है। इस सूरत हाल में आपने डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना है। वाटर ब्रेकिंग यानी कि पानी की थैली का फट जाना, ये सोए हुए भी हो सकता है। एकदम से आपको लगेगा पेट पे किसी ने चुटकी काटी है, आपका एकदम से पानी बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो जाएगा। आमतौर पे इसके 12 घंटे के बाद तकरीबन आपकी डिलीवरी हो जाती है। इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज, इस वीक में आपका वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, लेकिन ध्यान रखें कि आपका म्यूकस प्लग ना बाहर निकल आए। अब म्यूकस प्लग क्या है, वो एक येलो कलर का थिक किस्म का ये रेशे जैसा ढेला होता है, ये निकल जाता है। तो इस डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं कि इसकी लुक कैसी होती है। इसके निकलने का मतलब ये होता है कि 3 से 4 दिनों के अंदर आपकी डिलीवरी हो जाएगी। साइज ऑफ बेली यानी कि पेट का हुजम, हम आपको मुख्तलिफ डायग्राम्स के जरिए ये बताते हैं, और डायग्राम एक एवरेज साइज फीमेल की होती है। आज की डायग्राम भी एक नॉर्मल साइज फीमेल की है, जो कि 37वें हफ्ते की हामला है, और इसको देख के आप अपने पेट का कंपैरिजन कर सकते हैं। ये वैसे एक जस्ट एंजॉयमेंट के लिए चीज़ है, इसका साइंटिफिकली कोई रिलेशन नहीं होता। सबका अपना अपना फिगर होता है और अपनी अपनी ग्रोथ होती है। ये जो बेली है ये ट्विंस के साथ है। अगर 37वें हफ्ते में आप ट्विंस कैरी कर रही हो, ये सिचुएशन होगी आपकी बेली की, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। इसके अलावा हम बच्चे का साइज़ डिस्कस करते हैं, और जो साइज़ है बच्चे का उसको हम प्रॉपर मेजरमेंट्स देते हैं। इसी तरह आज की जो मेजरमेंट वो है, वो लंबाई में तकरीबन 19.1 इंच तक लंबा होगा, या तकरीबन 48.6 सेंटीमीटर तक उसकी लंबाई होगी, सर से लेकर पाँव तक। और अगर आप वज़न की बात करें तो वो तकरीबन 6.3 पाउंड्स तक होगा, या तकरीबन 2.9 kg का। अब अगर थोड़ा बहुत बच्चे का वज़न कम या ज़्यादा हो तो वो डिपेंड करता है कि माँ बाप की हेल्थ कैसी है। ऑब्वियसली बच्चा भी वैसा ही होगा। इस वीक में बच्चे में क्या क्या तब्दीलियाँ रौनमा होती हैं, और ये ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है जो हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ऑब्वियसली इस वीक में बच्चे ने बढ़ना ही बढ़ना है, और उसका हुजम पहले से इंक्रीज करेगा। थोड़ी उसमें फैट्स डिपॉजिट होंगे, और उसकी जो स्किन है वो थिक होगी, हार्ड होगी पहले से, बोन्स हार्ड होंगी पहले से। ये सिलसिला थ्रू आउट द प्रेगनेंसी चलता आया है, लेकिन इन वीक्स में इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अब बच्चा ज़्यादातर ग्रोथ के ऊपर ही मुनहसर है, और बाकी पार्ट्स उसके डेवलप हो चुके हैं। इसके अलावा उसके पास जगह कम होती है हिलने जुलने के लिए, इसलिए वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता, और कई दफ़ा फीमेल्स को लगता है कि अब बच्चा पहले से ज़्यादा एक्टिव नहीं है या पहले से कम हो गया है। तो ये आपका डाउट है, उसकी सिर्फ मूवमेंट का स्टाइल बदल जाता है, लेकिन मूवमेंट होती है। इसको आपने महसूस करना है। अगर आप लेट कर अपने पेट का मुआयना करें तो वो एक लहर की सूरत में स्लो मूवमेंट करता है। बेबी स्टमक कंटेन्स मेकोनियम, यानी कि बच्चे के मैदे में एक डार्क ग्रीन सा चिपचिपा सा मटेरियल होता है जो उसकी स्टमक में भरा रहता है। अगर आप नोट करें तो फर्स्ट 4 से 5 स्टूल्स जो बच्चा पास करता है तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डार्क सा एक लिक्विड ही नज़र आता है, वो यही लिक्विड होता है, और ये उसके स्टमक में इसलिए होता है ताकि वो प्रॉपर डाइजेशन स्टार्ट कर सके। इसके अलावा उसमें चेंज ये आता है कि उसकी ग्रिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो अपना नोज़, अपना लेग और अपने अदर बॉडी पार्ट्स पकड़ सकता है, और इसके अलावा कई दफ़ा वो प्लेसेंटा को भी पकड़कर उससे खेलता रहता है। उसकी ग्रिप अब अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हो गई होती है, क्योंकि अगर आप बच्चा जब पैदा हो तो देखें, आप उसका हाथ खोलने की कोशिश करें तो वो काफ़ी ज़ोर लगाता है और उसको बंद रखता है। ड्रेस रिहर्सल यानी कि पूरी मश्क। अब बच्चा इस स्टेज में अपने लेबर की तैयारी कर रहा होता है, और इनहेलिंग एक्सहेलिंग के ज़रिए और मुख्तलिफ तरह की मूवमेंट के ज़रिए कोशिश करता है कि मैं रिहर्सल कर लूँ ताकि मैं एक जब प्रॉपर डिलीवरी के लिए रेडी हो जाऊँ। तो ये बच्चे की एफर्ट होती है स्टेज में, और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है।
ایکسٹرا تھم سکنگ، بچہ زیادہ انگوٹھا چوستا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب وہ پریکٹس کر رہا ہے کہ باہر نکل کے وہ کس طرح سے دودھ پیے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو سکھانا نہیں پڑتا اور وہ خود سے دودھ سک کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس نے وارم میں انگوٹھا چوس کے یہ پریکٹس کی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی قدرت میں سے ایک قدرت ہے۔ اس کے علاوہ کیوٹ سے ٹمپلز بچے کے اوپر پڑتے ہیں۔ کہاں کہاں پڑتے ہیں؟ جہاں جہاں فیٹس ڈپوزٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ اس کے ایلبوز پہ، اس کے نیز پہ، اس کے شولڈرز پہ، نیک کی جہاں پہ ڈبل چین ہوتی ہے وہاں پہ، اور پیٹ پہ جہاں پہ اسکن اکٹھی ہوتی ہے وہاں پہ معصوم سے چھوٹے چھوٹے ٹمپلز پڑ جاتے ہیں، جو کہ بچے کو کیوٹ لک دیتے ہیں۔ اور جو بچے میں فیٹس ڈپوزٹ ہوتے ہیں، یہ رنکلز یا ڈمپلز گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ بچے کا جو سر ہے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر سر بڑا ہوگا تو باقی باڈی بھی آسانی سے ایکسپیل ہو جائے گی۔ تو اس سٹیج میں بچے کے سر اتنا بڑا ہوتا ہے جتنے چوڑے کولہے ہوتے ہیں اور شولڈرز ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر سر پاس کر جائے تو باقی ساری باڈی بآسانی پاس کر جاتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد پیدا ہونے کے سر اپنی واپس درمیانی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک ٹیمپریری چینج ڈیلیوری کے لیے ہوتا ہے۔ ویٹ گین بائی بیبی، بچے کا یومیہ جو وزن ہے اس سٹیج پہ وہ تقریباً آدھا پاؤنڈ ہے، جو کہ وہ روز بڑھتا ہے۔ 1 پاؤنڈ کا آدھا حصہ، کیا آدھا پاؤنڈ وزن روز کا بڑھتا ہے۔ اس لیے اس سٹیج کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ اینڈ والے مہینے بچے کی گروتھ کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ الٹرا ساؤنڈ کی بات کریں تو ہم آپ کو آج کل 2 الٹرا ساؤنڈ دکھاتے ہیں۔ ایک ہم نارمل الٹرا ساؤنڈ دکھاتے ہیں جو عام طور پر پاکستان میں اویلیبل ہوتا ہے، اور وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے۔ اس میں آپ بچے کے مین پارٹس دیکھ سکتے ہیں، ان کے فیچرز دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پراپر 3D الٹرا ساؤنڈ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی ہم نے آپ کو ڈائیگرام کے ذریعے شو کیا ہے۔ اس میں آپ کو بچے کے نقش پراپر دکھتے ہیں، اس کی فنگرز، اس کی ایون بال، ہر چیز آپ کو پراپر نظر آتی ہے۔ تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کس قسم کا الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ الٹرا ساؤنڈ کی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اس لیے الٹرا ساؤنڈ کرانے سے کبھی گھبرایا نہ کیجیے۔ واٹ شوڈ ڈو، یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہوتا ہے کہ ہر ویک میں آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو آپ نے ایز اے پریگننٹ ویمن کرنی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنا بیگ پیک نہیں کیا تو آپ اپنا بیگ پیک کر لیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی ڈیلیوری کس ٹائم ہو جائے گی۔ تو اس وقت دوڑ لگانے سے بہتر ہے کہ آپ نے پہلے تیاری کی ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ نے بیبی کا بیگ بھی پیک کرنا ہے۔ میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ کو بتایا ہے کہ کمپلیٹ لسٹ بتائی ہے کہ کیا کیا چیزیں آپ کے اور بیبی کے بیگ میں ہونی چاہیے، اس کو ضرور چیک کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے فریزر میں گوشت، چکن، ایسی چیزیں اکٹھی کر لیں تاکہ جب آپ واپس آئیں ہاسپٹل سے تو آپ کو جو وارم اپ کرنے والی فوڈز ہیں وہ اویلیبل ہوں، اس وقت آپ کو بادر نہ کرنا پڑے اور جانا نہ پڑے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے لیے پیڈز اور بیبی کے لیے پیمپرز بھی اکٹھے کر لینے چاہیے، کیونکہ یہ بھی آپ کو کام آئیں گے اور ایٹ دی اسپاٹ آپ کو دقت ہوتی ہے یہ چیزیں لانے میں۔ اس کے علاوہ سپریٹ واٹر پروف شیٹ آن یور میٹرس، یہ بہت ضروری ہے کہ اس ویک سے آپ اپنے بیڈ شیٹ کے نیچے ایک پلاسٹک بچھا لیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کس ٹائم آپ کے سوئے ہوئے واٹر بیگ لیک ہو جائے تو آپ کا سارا گدا خراب ہو سکتا ہے۔ بلیڈنگ اور سپوٹنگ، اگر ہلکی پھلکی سپوٹنگ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قریب ہیں لیبر کے، لیکن اگر بہت زیادہ بلیڈنگ ہو تو یہ آپ کو فوراً ایمرجنسی ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کئی دفعہ پلیسنٹا یوٹرس سے الگ ہو جاتا ہے اور بچے کی کو آکسیجن کی سپلائی کٹ جاتی ہے اور بچے کے جان سے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بک ٹریٹ، یعنی کہ اپنے لیے ایک دائی یا ایسی عورت کا انتخاب کیجیے جو آپ کو بعد میں دبائے، کیونکہ یہ دوائی آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، یہ آپ کو ریلیکس کرتی ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں اپنی ڈیلیوری کو لے کر تو آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈسکشن کریں تاکہ وہ آپ کے ڈاؤٹس نکال دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پولیمورفک ایرپشن کی پرابلم ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی اپنے ڈاکٹر سے ڈسکشن کریں۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو اسٹریچ مارکس ہیں وہ بہت زیادہ ریڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس میں جلن ہوتی ہے اور بہت زیادہ خارش ہوتی ہے۔ پیرینیل مساج، یعنی کہ نچلے حصے کا مساج اس اسٹیج پہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی ایکسپرٹ کے ذریعے کروائیے، اس سے آپ کو بہت ریلیف ملے گا۔ زیادہ تر عورتیں 38ویں سے 42ویں ہفتے کے درمیان میں بچہ پیدا کر لیتی ہیں اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ 40 ویک ہو گئے ہمارا بچہ بھی پیدا نہیں ہوا، بیبی سیزیرین نہ ہو جائے تو آپ اس کے بارے میں بالکل نہ گھبرائیں، کیونکہ 42ویں ہفتے تک ڈاکٹر ویٹ کرے گی۔
اگر آپ جڑواں بچے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ جڑواں بچے کیری کر رہی ہیں تو آپ کی ڈلیوری 37ویں ہفتے میں ہو جاتی ہے، اور اگر آپ 3 بچے کیری کر رہی ہیں ایک ٹائم میں تو آپ کو 34ویں ہفتے میں ڈلیوری ہو جاتی ہے، اور اگر آپ 4 بچے کیری کر رہی ہیں ایٹ اے ٹائم تو آپ کی ڈلیوری 32ویں ہفتے میں ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی وہ ویک وائز ڈسکرپشنز کہ ایک بچے کی دفعہ کتنے ویک آپ کو ویٹ کرنا ہے، اور 2 کی دفعہ، اور 3 اور 4 سب میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس ویک میں آپ نے جو بیسٹ پوسچرز بنانے ہیں لیبر کے لیے وہ بہت ضروری ہیں، کیونکہ اس سٹیج پہ اگر آپ نارمل ڈلیوری چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسی پوسچرز کرنے ہوں گے، یعنی کہ ایکسرسائز ٹائپ سٹیپس ہیں جو اس ڈائیگرام کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں، اور یہ سٹیپ آپ نے ڈیلی کرنے ہیں، اور یہ آپ کی کیپیسٹی ہے کہ آپ کتنی بار کر سکتی ہیں۔ یہ آپ کو ہیلپ دیں گے نارمل ڈلیوری کے لیے اور لیبر کو آسان بنانے کے لیے۔ ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو یوزفل لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہو تو اس کو شیئر کیجئے، کامنٹس کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ بنے ہوئے بیل بٹن آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو آپ کو ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اس طرح آپ سے ہماری آنے والی کوئی ویڈیو بھی مس نہیں ہوگی۔ تو جب تک میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں بھی میں آپ کو نارمل ڈلیوری کے بینیفٹس کے بارے میں بتاؤں گی، اور اس کے علاوہ 38 ویک کے متعلق۔ اللہ حافظ۔